पेपर को डिस्कस कर लेगा सबसे पहले। फोन नहीं आया आज। अर्पिता भी नहीं है ना। अच्छा, नहीं अच्छा लिखा है तुम लोगों ने, मतलब एक्सपेक्टेशन अच्छी है, तुम लिखो अच्छा है, बताऊंगा मैडम। कुणाल, मुमताज। देखो जिन लोगों ने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए ना उनको ज्यादा मार्क्स, जितने पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसको अच्छे मार्क्स। इसलिए हमेशा कोशिश करना एग्जाम में भी जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट, अगर एग्जाम में तो जैसे यूपीएससी में लिखने जाओगे तो वहाँ पे जितने पूरे अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया इसका मतलब आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो, ठीक है ना। और जितने भी पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनको अंडरस्टैंडिंग बराबर आई होगी इस टॉपिक की। और मैंने देखा आपको, जब आप लिख रहे हो ना, देखो यूपीएससी क्या करता है ना, हमेशा आपको टॉपिक से भटकाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। देखो अब जो पहला क्वेश्चन था, द करंट इंटरनेट एक्सपांशन हैज instilled a different set of cultural values which are often in conflict with the traditional, ठीक है ना। इसके स्टार्टिंग में देखिए इंटरनेट एक्सपांशन, अब आप सबका फोकस उसी पे चला गया और जितना भी मैंने देखा आप सबने लिखा इंटरनेट के बारे में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था, इंटरनेट के एक्सपांशन की वजह से जो कल्चरल वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज में, ट्रेडिशनल वैल्यूज में और जो मॉडर्न वैल्यूज है इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में दिखता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज क्या है, जो मॉडर्न वैल्यूज हमारी हमारी है ना। पूरा थोड़ा बहुत पीछे लिखा वैल्यूज के बारे में, वो डिफाइन नहीं की जो आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कल्चरल वैल्यूज को एंड जॉइंट वैल्यूज, है ना। एथिकल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, कल्चर को हमारे प्रमोट किया जाता है। अब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी वैल्यूज हमारी कम होती जा रही है, तो इसके बारे में आपको लिखना था इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपने फोकस किया इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये आपको देखना, हमेशा देखना कि समझो पहले क्वेश्चन को फिर शुरुआत करो। इसलिए बोलता हूँ ना, जो हमें 8 से 9 मिनट क्वेश्चन के मिलते हैं, स्टार्टिंग से 2 से 3 मिनट आपको सोचना है पहले कि ये क्वेश्चन है क्या और मुझे किस एरिया में इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। अब अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ना, मतलब डेप्थ से पढ़ो, और जब क्वेश्चन को पढ़ते हो तब आपका फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए तो फिर आप तो गलत डायरेक्शन में लिखोगे, ठीक है ना। और आपने जो लिखा है, मतलब जिन लोगों ने एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए लिखा है उन्हीं को मार्क मिलते हैं, जिन्होंने लिखा नहीं है उनको वो छोड़ देते, काट देते हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप उस डिमांड को एड्रेस कर पाओ या नहीं कर पाओ, मतलब आप सबने जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बताओ। बाकी क्वेश्चन में आपने लिखा है जैसे क्राइसिस ऑफ कंसर्न क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसको कैसे, फिर दूसरे क्वेश्चन में आपने अच्छा लिखा है, ठीक है। वैसे ही फिर से तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं लिखना था, या फिर बस देखो पास दी हुई ना, जो पास ये दी हुई कंसेप्ट दी हुई है उसके बारे में लिखो, उसका एक एक एग्जाम्पल दे दो, उतना भी करोगे ना मार्क मिलता है। 2 मार्क का है, इसमें बस आपको डेफिनेशन लिखो और एग्जाम्पल दो। जिसने डेफिनेशन लिखी उसको 1 मार्क मिला है, जिसने सब एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल दिया है उसको 1.5 मार्क, ठीक है ना। इस हिसाब से इसमें आपको ना इंट्रोडक्शन लिखना होता है ना कंक्लूजन लिखना होता है, जो यहाँ पे टर्म दी हुई है उसी को आपको एक्सप्लेन करना होता है। और ये सबसे अच्छा पार्ट है ना। 5 पार्ट है, आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है ना। एक एक क्वेश्चन का बस थोड़ा बहुत लिखते आपको निकलना है, बहुत कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाता है ना। सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश किया करो, ठीक है। बाकी कम टाइम में हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि मेरा हो गया इतना क्वेश्चन, इसलिए फिर आपका और जल्दी भी हो जाता है ना ये तो। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश जल्दी किया करो। जैसे पहला था तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाना था कि कैसे जो हमारी मॉडर्न वैल्यूज है वो हावी होती जा रही है हमारे कल्चरल वैल्यूज। समझ गया क्वेश्चन में क्या लिखना था, है ना। हम लेजी बनते जा रहे हैं, क्योंकि पहले इंडिया की जो हमारी कल्चर है वो बहुत ज्यादा मतलब वर्क करने से फोकस करते थे, है ना। अब जो ये जो वैल्यूज है हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज कैसे ओवरकम करती जा रही है मॉडर्न वैल्यूज के बारे में लिखना था। और जस्ट जो मेन बॉडी है उसमें थोड़ा बहुत लिखना है इंटरनेट की वजह से क्या कैसे हो रहा है, इतना उसको एक्सप्लेन करना था। और एक वही कंक्लूजन के अंदर दिखाना था कि अगर हम बैलेंस एस्टैब्लिश करना है हमें मॉडर्न वैल्यूज में और ट्रेडिशनल वैल्यूज में तो कैसे कर सकते हैं। इंडियन लैंग्वेज को ब्रीफ करके फिर उसको लिखना था। समझा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा ना, देखो इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसर्न डज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प टू ओवरकम। तो मेरे पास है नहीं, पीडीएफ नहीं है, देखो वहां पे देखते हैं। देखो सबसे आपके पास पेपर है क्या, ये है आपके पास, निकाल दो उसको एक बार।
conflict with, which is very important to देखो दूसरा क्वेश्चन पहला very good, very मैंने आपको आपकी क्या हेल्प करती है या आपके एथिकल और मॉरल वैल्यू को कोशिश को कैसे हेल्प या जैसे कि आप एग्जाम्पल कैसे एक और जो
ठीक है ना, तो ऐसे अप्रोच करो। देखना हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन के सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना उसको समझ लो पहले, ठीक है। और जब एड्रेस करने की कोशिश करते हो तो उन की वर्ड्स को एड्रेस करते हुए फिर आंसर को अप्रोच करने की कोशिश किया करो, ठीक है। समझ में आया? एथिक्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? जिन्होंने नहीं लिखा ना, मतलब तुम लिखना, जो क्वेश्चन तुमने नहीं लिखा उसको लिखने की कोशिश करना, अगले क्लास में आओगे ना तो लिख के लाना। जो केस स्टडीज में नहीं लिखी ना, नहीं केस स्टडी लिख के लाना जो है उसके अंदर वो वाली, और कौन सा है वो ट्रांसफर डेफिनेशन वाला लिख देना, दो क्वेश्चन लिख के लाना। हाँ, तुमने कौन सा नहीं लिखा है? 7 वाला, वो पहले लिख लिया था, ठीक है। ठीक है, बाकी आप भी ये बहुत अच्छा किया है तुमने परफॉर्म, इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, है ना। मतलब बिगिनिंग के हिसाब से तो अच्छा ही है, ठीक है। जितना ही प्रैक्टिस करोगे तो और इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। अभी हम जैसे हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो मैं और क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो जो हमने पढ़ा था कल, क्या सबने पढ़ा उसको, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं 5 मिनट देता हूँ आपको, लिखो पहले तो क्रोनोलॉजी, रफ पेज में कहाँ पे भी लिखो क्रोनोलॉजी, मैंने पढ़ाई है ना, तो देख के मत लिखना, क्रोनोलॉजी को लिखो, क्या क्या पॉइंट्स थे उसमें उसको लिखो, स्टार्टिंग से एंड तक, एंशिएंट इंडिया की क्रोनोलॉजी क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्पेसिफाई करके लिखना, जैसे अभी महाजन पदवाला है तो कौन सा था, भगत था तो उसमें कौन से जाना, उसको भी लिखना थोड़ा बहुत स्पेसिफाई करके लिखो, तो कोशिश तो करो, कितना कितना आ रहा है यार, कितना वो कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो उसको, वो लिखो।
तो सबको प्रो वाली चीजें यहाँ पे मिल रही है। क्या क्या अरे पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिसेंट्रलाइज कैसे था, डिसेंट्रलाइजेशन को देखना है इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर का है ना, क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सेकेंडरी इकोनॉमी एक्टिविटी वो देखनी है, वो देखना है। फिर और ट्रेड ट्रेड रिलेशनशिप कैसे थी, ट्रेड कैसे कैसे डेवलप होते चले गए, और ठीक है ट्रेड कैसे डेवलप होते इकोनॉमी में, से ये सारे एस्पेक्ट को हमें देखना है। फिर है सोसाइटिकल एस्पेक्ट ना, सोसाइटी में कौन से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उनको देखते हैं हम लोग। वुमेन्स है, डिप्रेस्ड क्लासेस है ना, और होलिस्टिकली सोसाइटी के जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लोअर क्लासेस है ना, उनको ऊपर उनका ट्रीटमेंट कैसे हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे होते चला गया, ये हमें सोसाइटी के अंदर देखना होता है। और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था, किन किन हिस्सों में सोसाइटी डिवाइडेड थी उस टाइम पे, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, और ये तो हो गया पहले पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटिकल एस्पेक्ट। फिर होता है कल्चरल एस्पेक्ट। कल्चरल एस्पेक्ट में कैसे कैसे उनका कल्चर बेसिकली चेंज होते गया है ना, पहले उसको एब्स्ट्रैक्ट था, फिर एब्स्ट्रैक्ट से फिर डिफाइन होते गया, फिर उसको आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ, फिर म्यूजिक फॉर्म में, फिर डांस, पपेट्री, फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर किस किस तरीके से उनका कल्चर डेवलप होते चला गया, वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब तक हमने डिस्कस किया जो पहला था स्टोन एज का था, उसको किसमें काउंट करते हैं हम लोग, प्री हिस्ट्री में या प्रोटो हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री में काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई भी रिटर्न एविडेंस हमें मिला नहीं है। ठीक है ना, पेंटिंग है पर वो पेंटिंग रिटर्न नहीं है, वो तो पेंटिंग हो गई ना, समझ में आ रहा है, उसको डिसिफर नहीं किया जा सकता, उससे एक अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर हो सकती है और वो कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, इसलिए हम उसको काउंट काउंट करते हैं प्री हिस्ट्री के अंदर। तो उसके बेसिकली हमें 3 डिवीजन देखे थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक के अंदर बड़े बड़े जो भी स्टोन्स का वो लोग यूज करते थे, और ह्यूमन बींग बेसिकली कुछ भी डेवलप नहीं थे, वो मतलब एक फूड गैदरर थे, है ना, फूड इकट्ठा करते थे रात में, और उसमें उसी को उसके अंदर ये भी आप लिख सकते हो पैलियोलिथिक के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स जो था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, क्योंकि जो मेल ये थे लोग थे, वो फूड को ढूंढने के लिए जाते थे, और जो फूड में ढूंढ के लाए हैं उसको प्रिजर्व करने की, बच्चों को बड़ा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किस पे थी, वुमेन्स पे थी। तो इसीलिए उस सोसाइटी के अंदर वुमेन्स का जो रोल है वो बहुत बड़ा था, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक सोसाइटी के अंदर। ठीक है ना, जो मेल ये है फैक्टर है, उनका कंट्रीब्यूशन उससे कम था वुमेन से ज्यादा, पर वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। इसलिए उसके बाद जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उन्होंने वुमेन को सेंटर में रख के फिर सारी चीजें डेवलप करने की कोशिश की थी। ठीक है ना, और फिर मेसोलिथिक के अंदर आते होते हमें कुछ कुछ जगह पे तो फीमेल डीटी के एविडेंस भी मिलते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से। और इन लोगों की जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था, वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं थी, बेसिकली ये बस सर्वाइवल के लिए जीते थे लोग, ये लोग। ठीक है ना, मतलब सरप्लस कुछ ना कुछ हम मतलब जितना हम कमा रहे हैं, कमाई का तो उनके पीछे पर्पज ही नहीं था, बस सर्वाइव करना है, ये उनका अल्टीमेट लाइफ का ये था, इसलिए उनकी इकोनॉमी तो उतनी डेवलप हुई ही नहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में। सोशल स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होते चला गया है ना। सोसाइटी देखो, सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है वो देखो, सबसे पहले तो लोग सबसे पहले अलग अलग रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, फिर जब उनको कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, जब लोग सेटल होना शुरू होते हैं, तो सेटलमेंट जब होते हैं उसके बाद सोसाइटी का फॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है ना, जब आप क्या बोलते हो तो नोमेडिक होते हो, घूमते रहते हो, तो आपको कोई भी एक स्टेबल आपके पास कुछ होता नहीं है, और आप मतलब एक आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है अपनी इकोनॉमी का मतलब सर्वाइवल का, वो आपके पास नहीं होता। बट जैसे ही आप सेटल होते हो, तो आप आपकी जो एनर्जी हो किसी किसी एक डायरेक्शन में फोकस करके आप कुछ ना कुछ मतलब का इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू करते हो। फिर जैसे ही ह्यूमन बींग ने सेटल फॉर्म आना शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, न्यूलिथिक से। न्यूलिथिक में मतलब सबसे पहले वो क्या थे, नोमेडिक थे, भटकते रहते यहाँ वहाँ। फिर न्यूलिथिक के अंदर वो लोग सेटल होना शुरू हो गए, उन्होंने मतलब एक घर का जो मतलब हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है मतलब स्क्वायर वाला, वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया था। पहले जिन एनिमल को वो मार के खाता था, अब उनके प्रोडक्शन चालू किया, एक का दो, दो से तीन, मतलब डोमेस्टिकेशन करना उसको शुरू किया। ठीक है, फिर कुछ कुछ मतलब नवीन नया नया रिवॉल्यूशन उन्होंने लाया, जैसे व्हील था, है ना, व्हील का एवोल्यूशन लाया, और व्हील से ही फिर बाकी काफी चीजें उनकी इंप्रूव होती चली गई, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, खेती के अंदर अलग अलग चीजें, जैसे अपना अपना वो है ना, व्हील से क्या हुआ, फिर उनको प्लगिंग करना, मतलब है ना, मतलब जो खेती करते हैं तो वहां पे प्लग करना व्हील से, वो भी उसमें भी हेल्प हुआ एग्रीकल्चर के अंदर। सब सारी चीजें उनका फिर इंप्रूवमेंट्स होते चले गए, ह्यूमन इवोल्यूशन होते चले गया। फिर देखो, जैसे ही ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व होती है, पहले तो सेटल हो गई, रहने चले गए, मतलब एक जगह पे बहुत सी जगह पे बहुत से लोग ट्राइब जो है वो इकट्ठा होती चली गई, और उससे फिर सिटीज डेवलप होती चली गई। सबसे पहले तो जो अर्बन एरिया था वो डेवलप नहीं था, जो भी सोसाइटी होती है रूरल होती है, मतलब जितना भी वो प्रोडक्शन करते थे, पहले तो एग्रीकल्चर करने लग गए। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, ठीक है ना, प्रोडक्शन उनका बढ़ने लग गया। क्योंकि देखो, जब कोई चीज हम लोग 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, और बहुत साल बाद जब परफॉर्म करते रहते हैं ना, 100 150 साल तक उन्होंने खेती कर ली होगी, तो उनको पता चल गया कि इस पे हम कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट
कमा सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग की जितनी भी साइट्स मिली है हमें ऑल ओवर इंडिया में, वो ऐसी जगह मिली है जहाँ पे हमें रिवर थी, और रिवर का जो बेसिन था, मतलब जहाँ पे प्रोडक्टिव एरिया बहुत बड़ा था, उसी एरिया के आजू बाजू में हमें वो साइट्स मिलती है। इसका मतलब ये है कि वो लोग प्रोडक्शन को वो प्रीफर करना चाहते थे, प्रोडक्शन को अपना बढ़ाना चाहते थे। और जैसे ही है सोसाइटी बढ़ती जाएगी, लोग इकट्ठा होते जाएंगे, उनका उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा, तो उसी तरीके से फिर वो सोसाइटी डेवलप होती जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही लोगों का इनकम बढ़ता है, तो सोसाइटी में फिर डिवीजन होना शुरू होता है। जिसका इनकम ज्यादा है वो बड़ा हो गया, जिसका इनकम कम है वो कम हो गया, ठीक है। तो जैसे ही फिर इनकम बढ़ता है, तो फिर किसकी जरूरत पड़ती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहले लोगों के पास कुछ भी नहीं था, रहने के लिए घर था ना कुछ था, तो वहां पे फिर लीडर का कंसेप्ट ही नहीं था। जैसे ही फिर लोगों के पास कुछ ना कुछ इनकम आता चला गया, उसकी वजह से फिर सोसाइटी में फिर डिवीजन होना शुरू हो गया, और डिवीजन आते ही फिर रूलिंग क्लास का कंसेप्ट आना शुरू हुआ, ठीक है। क्योंकि जहां पर फिर इनकम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, तो उनको फिर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कहाँ पे कुछ कुछ कैसे होते हैं ना सोसाइटी के अंदर, कुछ कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं जो इनकम बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, और कुछ कुछ सोसाइटी के लोग होते हैं जो इनकम अर्न करना उतना कर नहीं पाते वो लोग, तो ऑब्वियसली है कि वो उनसे छीनना चाहते हैं, फिर उनको प्रोटेक्शन चाहिए होगा ना, उसी से फिर कंसेप्ट आता है फिर रूलिंग क्लास का, ठीक है। यहीं से फिर जैसे हड़प्पा का डेवलपमेंट था, न्यूलिथिक में हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ नए नए रिवॉल्यूशन से ह्यूमन बींग ने खुद को इवॉल्व करना शुरू किया था। उन्होंने धीरे धीरे सेटल होना वो शुरू हो गए। सेटल होते होते एक जो हमारा हड़प्पन फेज था, जिसे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा मैच्योर्ड फेज था, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट उसका कैसे हुआ, उसका बेसिकली डेवलपमेंट 3 फेजेस में हुआ था, अर्ली फेजेस, है ना, और मैच्योर फेजेस और फिर डिक्लाइन वाली फेजेस। तो जो बेसिकली जो पहला वाला कंसेप्ट था अर्ली फेजेस वाला, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो न्योलिथिक साइट्स थी उसका कन्वर्जन ही बाद में वो फिर हड़प्पन साइट्स बनी है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी हड़प्पन साइट्स है जहाँ पे हम लोग एविडेंसेस देखते हैं कि वो लोग पहले मेसोलिथिक थे, सॉरी न्योलिथिक थे, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट होती चली गई और फिर वो कन्वर्ट होते गए टाउन के अंदर, ठीक है। अगर आपको किसी भी गाँव को टाउन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनके जो इकोनॉमिक बेसिस है, देखो अभी जो विलेज है, रूरल एरिया की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू सेंसस, पता है आपको क्या होता है? किसी भी एरिया को हम लोग रूरल एरिया क्या कब कब बोलते हैं उसको, पता है आपको डेफिनेशन उसकी? बराबर है, मेजोरिटी सेक्शन ऑफ द प्राइम, मतलब जिस किसी एरिया के अंदर 75% पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं विलेज, ठीक है। दूसरी बात है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है। ये दो बातें खास करके किसी भी एरिया को डिफाइन करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो जो एरिया जहाँ पे पहले एक्टिविटीज प्राइमरी होती है, ठीक है ना, वो जब प्राइमरी मतलब खाली सब्सिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर करो, जितना आप कमा रहे हो उससे उतना पेट भरो खुद का, और जो अगर आपके पास जो है वो बाकी को दो, अगर जो आपके पास नहीं हो बाकी से लो, ठीक है ना। ये होता है एग्रीकल्चर का कंसेप्ट, पहले वही होता था ना, पहले क्या बोलते हैं उसको, बार्टर सिस्टम। कैसे काम करता था बार्टर सिस्टम? जैसे फॉर एग्जांपल अभी ममता के पास उसने कुछ प्रोडक्शन लिया, मतलब उसने गेहूं का लिया और कुणाल ने अपना चावल का लिया, तो उसके पास वो दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, है ना। तो यही यही था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से फिर एग्रीकल्चर डेवलप होते चले गया, ठीक है। फिर जैसे ही लोग एग्रीकल्चर के अंदर एक एज, मतलब सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले तो थी इनकी नोमेडिक लाइफ थी, है ना, नोमेडिक थी, मतलब वो घूमते रहते इधर उधर कभी कहीं पे भी। फिर ये क्या हुए, सेटल हुए, सेटल लाइफ, यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर परफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है ना। फिर ये जो थी विलेजेस में कन्वर्ट होते चले गए, लोग इकट्ठा चले विलेजेस में बनते गए, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ही फिर एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर का पहले कैसा होता था, जितना चाहिए उतना ही प्रोडक्शन होता था, मतलब सर्वाइवल के लिए होता था। फिर जैसे ही इनका प्रोडक्शन बढ़ते चले गया, मतलब इनका प्रोडक्शन कैसे होता, सरप्लस होते चले गया, सरप्लस, है ना, सरप्लस। तो इस सरप्लस के बाद में ये जो विलेजेस थे इनका कन्वर्जन किसमें होना शुरू हो गया, टाउन के अंदर, ठीक है, टाउन के अंदर होना शुरू हो गया। तो बहुत से लोगों के पास जो सरप्लस था, वो जो उनका प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन सरप्लस हो रहा था, इसीलिए जैसे ही इनका इनकम बढ़ते चले गया, तो मतलब एक तो सर्वाइवल हो गया, फिर मतलब आप अपने लोगों के लिए बांटो, मतलब कुणाल ने इसको दिया उसको दिया, और जो फिर अगर बहुत ज्यादा ही हो रहा है तो बच गया होगा ना कुछ, तो फिर अपने से और बाकी दूर के जितने भी लोग हैं उनको दे दो। मतलब इससे क्या हुआ, ट्रेड का कंसेप्ट आया, है ना, समझ में आ रहा है। ट्रेड फिर करना लोगों ने शुरू किया, जैसे हड़प्पा वाले थे उन्होंने फिर मेसोपोटामिया से ट्रेड करना शुरू किया। जो इनके इंटरनल थे, बिहार के साथ में, महाराष्ट्र के साथ में, जो साउथ के स्टेट्स थे उनके साथ में ये लोग ट्रेड करने लग गए, ठीक है ना। वहां से भी ट्रेड बढ़ने लग गया इनका, क्योंकि इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा क्या था, सरप्लस था, ठीक है। तो
जब आपको सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, आपके पास ऑलरेडी सरप्लस हो रहा है, तो फिर आपका कुछ और करने के लिए आप ट्राई करते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर इस सिविलाइजेशन के अंदर फिर क्राफ्ट्स का भी प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। क्राफ्ट्स मतलब सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब सर्वाइवल के लिए सबसे पहले तो ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे, पर एग्रीकल्चर से जब उनको सरप्लस मिलना स्टार्ट हो गया तो वो लोग कुछ और करने के लिए फिर उन्होंने जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उस पर भी शिफ्ट करना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन है, क्राफ्ट्स हो गया, फिर जो अपने ऑर्नामेंट्स होते थे वो हो गए, कुछ ना कुछ जो इंडस्ट्रियल एरिया से मतलब टेक्सटाइल कपड़ा हो गया, ठीक है ना, ये सारे बीड्स वगैरह जो वो होते थे, है ना, वो सब बनाने के लिए वो लोग लग गए। इससे क्या उनका प्रोडक्शन बढ़ा और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी जो चीजें थी उनकी डिमांड भी बढ़ती चली गई, ठीक है ना। इसी वजह से फिर उनकी जो टाउन थे, जो मतलब उनका मैच्योर फेज था, उसके अंदर इन सब का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो उनकी इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी बढ़ती चली गई, इनका ट्रेड बढ़ता चला गया और इनका जो ऑब्वियसली है, जब इनका इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, जब सरप्लस बहुत ज्यादा होता है तो वो फिर सोचता है कि उसको कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया, जो उनकी विलेज इकोनॉमी थी उसको विलेज इकोनॉमी को कन्वर्ट करके उन्होंने टाउन की इकोनॉमी में कर दिया, और जो भी उनका बेसिकली प्लानिंग है वो प्लानिंग चेंज हुआ, उनकी सिटीज जो है वो फिर मैन्युफैक्चर डेवलप होती चली गई उनकी सिटीज, ठीक है। ये थी। अब कोई कोई जो फिलोसोफर बोलते हैं कि जो इतना कुछ इन्होंने किया, क्राफ्ट बनाया, फिर पहले तो एग्रीकल्चर में सरप्लस लिया, फिर क्राफ्ट बनाया, ये कोई ऐसे ही नहीं हो सकता, इसीलिए इन सब चीजों को करने के लिए मैनेजमेंट की प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये सब चीजों को करने के लिए उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो रूलिंग अथॉरिटी रही होगी, है ना। रूलिंग अथॉरिटी का होना पॉसिबल है इसके ऊपर, क्योंकि बिना किसी रूलिंग अथॉरिटी के आप इतनी डेवलपमेंट करो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, खास करके तब जब आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए उसके ऊपर का कंसेप्ट आता है कि रूलिंग अथॉरिटी का। तो ठीक है, ये सब हो गया क्लियर। एक और टॉपिक इसमें रह गया, छूट गया था हमारा, इसका ओरिजिन कहाँ का है, ये मैंने बताया था शायद, कि बताया था या नहीं बताया था। ओरिजिन, हड़प्पन का ओरिजिन कहाँ से है। जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो बोलता है कि जो इंडिया के ही लोग थे वही थे ये लोग हड़प्पन, है ना, इंडियन लोग थे। और जो इंपेरियलिस्ट अप्रोच होता है, इंपेरियलिस्ट अप्रोच, इंपेरियलिस्ट, इस वजह से कौन है, जॉन मार्शल वगैरह हो गया, है ना, ये सब लोग क्या बोलते हैं कि नहीं ये मेसोपोटामियंस ही थे, मेसोपोटामियंस ही यहाँ पे आके सेटल हुए, मतलब जो इंडिया की ओरिजिन ट्राइब थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, पर मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए और उन्होंने फिर यहाँ पे आके डेवलपमेंट की, उसके हिसाब से फिर यहाँ की सोसाइटी डेवलप हुई। जो टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट, जो अर्बनाइजेशन हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन ने एक्सपीरियंस किया था, वो बेसिकली कुछ नहीं था, तो वेस्टर्न जो भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उन्हीं की वजह से यहाँ पे इनका डेवलपमेंट हुआ। ऐसे कुछ ना कुछ इंपेरियलिस्ट फिलोसोफर्स आपको बोलते हैं, और इसके पीछे का लॉजिक पूरा ये खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, मेसोपोटामियन, मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनके अंदर बहुत से डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो जो इनकी स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट ये डेसिफर्ड हो गई है, मतलब पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, अनडेसिफर्ड है, ठीक है। इनकी जो पिक थी वो पिक्टोरियल नहीं थी, पिक्टोरियल नहीं थी, इनकी स्क्रिप्ट जो है पिक्टोरियल है, डायग्रामेटिक है, ठीक है। उसके बाद जो स्केल ये लोग यूज करते थे ना, मतलब गिनने के लिए, मतलब स्केल पता है ना आपको, 1 किलो 2 किलो जैसे भी होता है वो स्केल, ठीक है ना। ये स्केल, इनका जो स्केलिंग का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा अलग है स्केलिंग का, और इनका जो स्केलिंग का पैटर्न है वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है, क्लियर है। और इनकी जो अपने जो इनकी जो मतलब लिखी हुई चीजें हैं इनको हमने पढ़ लिया है, तो इन्होंने पढ़ने के अंदर उनके खुद की चीजों में उन्होंने लिखा हुआ है ये, कि जो भी टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलती, वो चीजें हम लोग हड़प्पन से ये करते थे, इम्पोर्ट करते थे। तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हड़प्पन का एग्जिस्टेंस और उनकी टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट थी उनका एक्सेप्टेंस ऑलरेडी मेसोपोटामियंस ने यहाँ पे दिया हुआ है उनकी स्क्रिप्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हड़प्पन ने किया था वो खुद के बेसिस पे किया था, ना कि मेसोपोटामियंस ने किया था। तो जो आर्गुमेंट्स है कि हम लोग उनका टेक्नोलॉजी समझ के पढ़ के फिर हम लोग डेवलपमेंट किए, ये आर्गुमेंट यहाँ पे फिर खारिज हो जाता है, ठीक है। तो ये था ओरिजिन का कंसेप्ट और डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो भी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें, उसके बाद हमारा है बेसिकली रूलिंग क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन, देख लो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने कहा, इतना डेवलपमेंट इन्होंने किया, इतना डेवलपमेंट करने के पीछे बिना किसी रूलिंग क्लास से होते हुए ये सब करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे कुछ ना किसी फॉर्म में रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करता था, रूलिंग का एग्जिस्टेंस ऑफ रूलिंग क्लास, एग्जिस्टेंस ऑफ रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारे एविडेंसेस मिलते हैं विलेजेस के, जितने भी हड़प्पन साइट्स मिली है, सब में तो नहीं है, पर जो बड़ी बड़ी साइट्स मिली है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, है ना, रोपर है,
राखीगढ़ी है, लोथल है, ठीक है। इन सब हड़प्पन वेबसाइट्स में जो है ना 2 सेक्शंस के अंदर, जैसे अभी ये साइट्स है, ठीक है, ये साइट 2 हिस्सों के अंदर बटी हुई है, ठीक है। ये जो पोर्शन है बड़ा मतलब छोटा वाला, ये थोड़ा सा हाइटेड है, मतलब जो नॉर्मल है एरिया उससे थोड़ा सा हाइटेड है, ठीक है ना, मतलब महल के जैसा बना हुआ है, थोड़ा बड़ा बना हुआ है। ये जो है ये छोटा है, इनके जो घर है ये बहुत छोटे छोटे है ना, स्पेसिंग इनकी बहुत छोटी छोटी, और यहाँ के बहुत बड़े बड़े है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो एरिया था ये कॉमनर्स का था, और ये जो था ये रूलिंग क्लासेस का था, ठीक है ना। यहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं कि रूलिंग क्लासेस थे, ठीक है। दूसरी बात, जो यहाँ पे ग्रेनरीज मिली हुई है, ग्रेनरीज, उन ग्रेनरी से भी पता चलता है कि यहाँ पे जो ग्रेन स्टोर करके किया जाता था, वो जो रूलिंग क्लास है उनके लिए अलग से रखा जाता था, और जो नॉर्मल क्लासेस है उनके लिए अलग से रखा जाता था। और यहाँ पे एक कंसेप्ट भी है, जो ग्रेनरीज थी, जो ग्रेन वहाँ पे स्टोर किया जाता था, वो जो टैक्स लेते हैं ना हम लोग, वो टैक्स ग्रेन के फॉर्म में लिया जाता था। एक कंसेप्ट है, मतलब उसको प्रूफ नहीं किया गया, बट ऐसे फिलोसोफर हिस्टोरियंस बोलते हैं कि टैक्स का जो कंसेप्ट है, रूलिंग क्लास जो लेते थे वो ग्रेन्स के फॉर्म में लेते थे, और ग्रेन्स के स्टोर करके यहाँ पे रखते थे, यहाँ पे कहाँ पे ग्रेनरीज में, ठीक है। तीसरी बात, जो ट्रेड है, जब ये लोग ट्रेड करते थे ना, ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए इनके सील्स होते थे। हड़प्पन के सील्स देखा होगा आपने, उस सील्स के ऊपर कुछ ना कुछ निशानियां होती थी, इनसे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पे रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करता था, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ ना कुछ एविडेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करता था, क्लियर है। अब जब रूलिंग क्लास अगर था तो वो कैसे था, या तो सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज था, कैसे था, है ना। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो जितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे सिटीज है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, ठीक है ना, उनके हिसाब से कहा जाता है। और इनके जो सब टाउन्स है, कुछ कुछ इंडियन फिलोसोफर बोलते हैं कि जो इनके जो मेजोरिटी सिटीज है, उनको देख के लगता है कि ये बड़ी बड़ी सिटीज ही थी जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे दिया जाता था। पर कैसे कैसे होता है, जैसे कुछ कुछ साइट्स है, लोथल है, लोथल के आजू बाजू में छोटी मोटी बहुत सी साइट्स मिली है, मतलब वहां पे कोई इतना डेवलपमेंट नहीं मिला, पर उनके आजू बाजू में छोटी मोटी साइट्स वहां पे डेवलप मिलती है। इसीलिए कुछ कुछ मतलब हिस्टोरियंस का कहना है कि यहाँ पे जो मेन सेंटर था वो होता था, और उसके जो मेन सेंटर के थे ना, उसको कुछ ना कुछ छोटे छोटे सब सेंटर कनेक्टेड हो सकते थे, ठीक है ना। ये आर्गुमेंट रोमिला थापर ने भी दिया हुआ है, डिसेंट्रलाइज का। प्लानिंग जो मतलब जो भी रूलिंग क्लासेस थी वो डिसेंट्रलाइज थी, कोई एक होता था उसका हेड, पर जो मेन पावर से उसके, वो मेन पावर जो है बाकियों की जगह से उसको मिलती थी, ठीक है। ये कंसेप्ट रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस ने दिया हुआ है, ठीक है, बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली बराबर, वो पॉइंट मेरा छूट गया। जो बरियल्स थे, वहां पे हम देखते हैं कि जो भी कुछ ना कुछ बरियल्स के पास में बहुत ज्यादा डिटिफिकेशन किया हुआ है, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो राजा की होगी वहाँ पे बरियल, इसलिए पता चलता है कि रूलिंग क्लास। एक पॉइंट छूट गया था बरियल्स वाला, वो लिख लेना वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करता था। तो कैसे पॉलिटिकल फीचर्स थे वहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कि हम लोग कुछ कुछ चीजें अगर छूट गई होंगी तो उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनकी जो पॉलिटी थी, रूलिंग क्लास था या नहीं था, जो उनके एक्सकैवेशन है ना, उससे हमें कम पता चलता है कि वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर है भी तो हम उनको पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम उनको बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली था या नहीं था। तो ठीक है, बट कुछ कुछ जो उनकी साइट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, ये ना रूलिंग क्लास के होने के मतलब एग्जाम्पल हमें देते हैं। जैसे मैंने बोला उनकी साइट्स में डिवीजन थे दो तरीके के, तो ये साइट्स है बड़ी बड़ी, यहाँ पे हमें मिलता है कि उनके एविडेंसेस है, मतलब रूलिंग क्लास का अलग दिया हुआ है सब कुछ, और जो वाकई कॉमनर्स है उनका अलग से डिवीजन यहाँ पे मिला है। और जिससे पता चलता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे हुआ होगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सोसाइटी जो है वो स्ट्रैटिफाइड है, अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड होगी, ठीक है ना। यहाँ से ही हम लोग कह सकते हैं कि सोसाइटी का डिवीजन है। सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट हम लोग आगे देखेंगे, सोसाइटी का वो अब बाद में देखेंगे, ठीक है। पर ये एक एग्जाम्पल बताता है कि ये जो प्रिस्ट है ना, और वो जो प्रिस्ट मतलब उन्होंने बोला है कि जो हमें वो एक मूर्ति मिली है, देखा आपने वो बियर्ड वाला प्रिस्ट मिला है, उसके हाँ उसको बोलते हैं टॉर्सो वाली मूर्ति है, उसके ऊपर मतलब एजम्पशन करके बोलते हैं कि ये उनका रूलिंग क्लास का बिहेवियर था, उस तरीके से वो दिखते थे करके, ठीक है ना। तो उससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे रूलिंग क्लास एग्जिस्ट करता था। जो दूसरा कंसेप्ट है सेंट्रलाइज स्टेट का, ठीक है ना, वो कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ जो आर्ट फैक्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, फिर कम्युनिकेशन के लिए ये लोग जितनी भी बातें यूज करते थे, वहां से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। सेंट्रलाइज मतलब किसी भी एक पर्सन के पास में सारी पावर होना, है ना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरी पावर है, वैसे ही किसी एक पर्सन के पास में इस पूरे एरिया की पूरी पावर होगी, वही पूरे जो टाउन थे हड़प्पा के उसको कंट्रोल करता था, ऐसे बोला जाता है इसके आर्गुमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। फिर जैसे ही फिर अपनी सिविलाइजेशन डेवलप होती चली गई, जैसे ही हिस्टोरियन से नए नए आर्गुमेंट देना शुरू हुआ के जिससे फिर हिस्टोरी में डेवलपमेंट होती चली गई, और आर्गुमेंट्स फिर पता चला, तो उन्होंने दिया है थीसिस दिया है कि जो भी यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं था, डिसेंट्रलाइज यहाँ पे इकोनॉमी होती थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, मतलब जितने भी बड़े बड़े टाउन्स हैं उनके अंदर तो एक मुखिया होता ही था,
और जो छोटे मोटे टाउन्स थे उसके आजू बाजू वहाँ पे भी एक क्या होता था कि दोनों ये सारे आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, ठीक है ना। जो नई नई थ्योरीज आ रही है वो कहती है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, पर जो पहली है RS शर्मा वाली इवन है ना, उपिंदर सिंह तो सबको कंक्लूड करके बोला हुआ है, DN झा, RS शर्मा, ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। आप RS में पढ़ा होगा तो आप बताएंगे कि वहाँ पे सेंट्रलाइज था करके, ठीक है। और जो नए नए आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं ये सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है ना। देखो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ना, मतलब फैक्ट्स को तो हम लोग देखेंगे, फैक्ट्स को तो आप ही पढ़ रही हो, पर ना उसको समझना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट कैसे होती चलेगी पॉलिटिकल, क्योंकि आपको लिखना है ना उसमें, अगर उसने पूछ लिया हड़प्पा का तो आपको डिस्क्राइब करते आना चाहिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे हुई। और जो यूपीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना प्रीलिम्स के, वो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहे हैं, फैक्चुअल कम और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं ना, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट्स कैसे होती चलेगी वहाँ पे। फैक्ट्स को तो हम लोग लेंगे ही, ठीक है ना, मैं नोट्स दे दूंगा आपको, उसमें से फैक्ट्स पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट बेसिकली जो ये चीजें है ये हमें कवर अप करनी पड़ेगी साथ साथ, ठीक है। अगर एक दूसरी होती है कि बोलते हैं कि अगर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता तो ऑब्वियसली है, जब कोई इतना बड़ा एम्पायर होता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो उनकी भी अपनी आर्मी भी होगी, ठीक है ना। पर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें आर्मी के या फिर वेपन्स के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको। मतलब जो नुकीले पदार्थ, मतलब जो ऐसे कुछ कुछ वेपन्स होते हैं ना, उनका कोई भी हमें एविडेंस यहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए बोल सकते हैं कि रूलिंग क्लास नहीं था, कुछ भी ऐसे भी लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर था भी तो वो लोग फिर वेपन्स यूज नहीं करते होंगे, मतलब पीसफुल सोसाइटी थी इनकी, ऐसे कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है सबको ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। कुछ कुछ लोग फिर यहाँ पे सेगमेंटरी मॉडल को भी सपोर्ट करते हैं। अब सेगमेंटरी मॉडल मतलब स्टेट जो होता है वो अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है, ठीक है ना। कौन है इसका सपोर्टर, केनार है। केनर इनके अकॉर्डिंगली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज नहीं था और अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ था, मतलब एक है पर्सन, उसका फिर अलग अलग सेगमेंट्स में है, मतलब अलग अलग जो भी सेंटर्स है सब लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। दो अप्रोच पता चले आपको, सेंट्रलाइज और फिर सेगमेंटरी अप्रोच, ठीक है ना। क्लियर है सबको ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला अप्रोच, ठीक है। फिर है सिटी स्टेट का अप्रोच, मतलब देखो कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना सेंट्रलाइज था ना डिसेंट्रलाइज था। यहाँ पे क्या था, कुछ कुछ बड़ी बड़ी सिटीज होती थी, वो सिटीज ही पूरे लोगों को फिर कंट्रोल करती थी। मतलब कुछ ना कुछ, जैसे भी हमें हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नागपुर है, नागपुर बहुत डेवलप सिटी है, तो आजू बाजू का जितना भी एरिया होगा ना उनको ये सिटी ही डेवलप करेगी, है ना, अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ना कोई पॉलिटिकल क्लास था ना कुछ था, या फिर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन कंट्रोल करता था, नागपुर सिटी के लोग करते थे, ठीक है ना, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द ये सिटी स्टेट वाला अप्रोच, ठीक है। जो भी बड़ी बड़ी सिटीज थी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ये सारी सिटीज थी, वही आजू बाजू के छोटे मोटे एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। क्लियर है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबको? प्रथमेश, समझ में आया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको? क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अगला है अपना हेडिंग। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि जो भी हिस्टोरियंस है, मतलब जो मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस है, उन्होंने हमेशा प्रीफर किया है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। इसलिए अगर पॉलिटिकल पे क्वेश्चन आया इनके, तो जब कंक्लूड करोगे तो लिखना वहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस, यहाँ पे जो सपोर्टिंग है सबसे ज्यादा एविडेंसेस वो किसके लिए है, सेंट्रलाइज मॉडल के लिए है, ठीक है ना। क्लियर है। अगला है फिर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के अंदर, इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर, ठीक है ना। हम जैसे ही देखते हैं, हम जितना इस सिविलाइजेशन को हम लोग स्टडी करते हैं, तो हमको पता चलता है इनका जो बेसिकली डेवलपमेंट हुआ था, है ना, हड़प्पन जिस तरीके से डेवलप होते चले गए, तो इनका जो इकोनॉमी का मेन बेसिस था ये क्या था, एग्रीकल्चर था, ठीक है ना। जैसे ही न्यूलिथिक एज जो है डेवलप होते चले गया, उस तरीके से उनका जो न्यूलिथिक एज से जो ट्रांसफॉर्मेशन हड़प्पन एज में हुआ था, वहां पे जो जिस किसी एरिया को सेंटर में रख के डेवलपमेंट सारी हुई थी, तो वो कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर था। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। आप देखो जितनी भी हड़प्पन साइट्स है वो कहाँ पे मिलती है हमें, या तो आपको इंडस रिवर के बेसिन पे मिलेगी, या तो वो जो गग्गर हाकरा संस्कृति थी, गग्गर हाकरा जो रिवर थी उसके बेसिन पे मिलेगी। मतलब और जो ये एरिया है ना इंडस वाला, वो अभी भी बहुत ज्यादा मतलब प्रोडक्टिव एरिया है, ठीक है ना। वहां से अगर आप प्रोडक्शन लोगे तो बहुत ज्यादा लोगे, इसलिए इस एरिया में जितनी भी इनकी पॉपुलेशन थी, इसलिए इन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर से, तो उनका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा था, जिससे वो खुद का सर्वाइवल भी कर पाए और फिर उसका एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को सरप्लस कंडीशन में भी लेके लेके जाना चाहा तो उन्होंने। अब इसमें देखो दो तीन चीजें देखने की है कि कौन सी चीजों का ये लोग प्रोडक्शन करते थे। कभी कभी क्या ना यूपीएससी क्रॉप्स को पूछ लेती है, पूछ चुकी भी है शायद,
21 में 20 में उन्होंने पूछा है कि कौन से क्रॉप्स हड़प्पन्स प्रोड्यूस करते थे, कौन से को एक्सपोर्ट करते थे, ये बारे पूछा है। तो लिख लो एक बार उसमें क्या क्या कौन से क्रॉप्स थे। और ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का जो मेन मेन जो अपना ये है प्रोफेशन है वो कौन सा था, एग्रीकल्चर था, ठीक है ना, जो ऑक्यूपेशन है मेन वहाँ का, ठीक है। और जितने भी विलेजेस थे, विलेजेस के और सिटीज के बीच का जो भी एरिया होगा वो उसको उन्होंने एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करके वहां से प्रोडक्शन लेना उन्होंने शुरू किया। तो बेसिकली कौन कौन से क्रॉप्स थे उनके, सबसे पहले देखो क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, राइस एटसेट्रा। ठीक है। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कॉटन। बोलते हैं कि कॉटन की खोज जो है सबसे पहले हड़प्पा में ही हुई थी, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। इसलिए इनको कॉटन का मतलब सिंडन, जो भी ये लोग मेसोपोटामिया में इसको बोलते हैं, सिंडन नाम से जानते थे इनको, कॉटन का सिंडन करके बोलते थे। हड़प्पा, हड़प्पा, हाँ हड़प्पा भी बोल सकते हो। हड़प्पा में पहला एविडेंस मिला है अपने को कॉटन का, हड़प्पन साइट्स में। ठीक है। और ये जितने भी क्रॉप्स है, इनका जितना भी प्रोडक्शन है, वो जो मेजोरिटी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सरप्लस कहाँ से आता था उनका, सिंध और पंजाब के प्रोविंस से आता था। मतलब अपना इंडिया का और पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब का जो एरिया है, वहां से प्रोडक्शन इनका बहुत ज्यादा होता था, हाई नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये है। और कॉटन का प्रोडक्शन लेते थे। अब एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए इनको कुछ ना कुछ एनिमल्स भी लगते होंगे। तो कौन से एनिमल्स इन्होंने कोई डोमेस्टिफाई किया था, ये देख लो, ऑक्सन, कैमल, एसेस, मूल्स, एलिफेंट्स और बुल। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हॉर्स था या नहीं था, तो है ना। हाँ, काऊ भी थी या नहीं थी, मतलब एविडेंसेस नहीं मिले हमें काऊ को। पर ऑब्वियसली अगर बुल है तो काऊ क्यों नहीं होगी फिर। हाँ नहीं, उन्होंने बोला है कि अगर देखो ना, इसलिए तो यूपीएससी बोलते हैं ना, हिस्ट्री हमेशा फैक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए, मतलब जो भी हमारे पास है उसी के ऊपर होनी चाहिए। तो नहीं मिला एविडेंस तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि नहीं थी। ये बेसिकली एनिमल्स है, वहां पे उन्होंने उसको डोमेस्टिफाई किया हुआ है। हम्म, है ना। फ्यू ट्रेसेस ऑफ हॉर्सेस, ये भी लिखना, हॉर्सेस के भी कुछ ना कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं, कहाँ पे, है ना। एक्सकेवेशन लाइक मोहनजोदड़ो, टेराकोटा, यहाँ पे कहाँ पे, सुरकोटड़ा, यहाँ पे लोथल में भी मिले हुए हैं। बोलते हैं कि हमारे पास नहीं थे हॉर्सेस, हम लोग इंपोर्ट करते थे उधर से। ठीक है ना, हम लोग मेसोपोटामिया से या फिर साउथ से उनको इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस को। कौन सा वाला, राइनो, वो है ना, वन हॉर्न राइनो है। वो बोलते हैं वो इमेजिनरी है, जैसे भगवान देवता था उनका, वन हॉर्न डीटी था वो। मतलब बोलते एक वो था, वन हॉर्न राइनो नहीं था वो, कुछ और ही था, जैसे वो यूनिकॉर्न होता है ना, वैसे ही इनका था फिर। हाँ वैसे ही था, वन हॉर्न वो था, राइनो था इनका। पर वो हमें मिलता नहीं है, मतलब रियलिटी में नहीं देखा गया है, बस उनके वो वहाँ पे सील में दिखा है, कंसेप्ट उनके थिंकिंग में दिखा है उसको, है ना। एक्चुअली में उसका एविडेंसेस नहीं मिला है उस किसी भी प्राणी का। ठीक है ना, उसको इमेजिनरी बताया जाता है यहाँ पे पढ़ाई में आपको, रियलिटी में नहीं था वो, एग्जिस्टेंस में नहीं था। ठीक है ना। जैसे वेस्ट के अंदर कंसेप्ट है यूनिकॉर्न का, वो घोड़ा होता है वो व्हाइट वाला unicorn, वैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट है इनका। ठीक है, क्या है, इन एनिमल बोन्स के साथ में कुछ ना कुछ एविडेंसेस है, जिसकी ये राइनो, पीक्स, नीलगाई, ब्लैक बक, राइनो नॉर्मल वाला राइनो, वो वाला नहीं, उनका नहीं, अपना नॉर्मल वाला राइनो। ठीक है। देखो, फिर जैसे ही मैंने कहा था ना, एग्रीकल्चर के अंदर अगर हमें सरप्लस आ गया है, तो फिर हम लोग किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे शिफ्ट करने की सोचते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है, अब उनको चाहिए भी नहीं, उससे भी ज्यादा हो रहा है, फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो यार अब एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ और करते हैं। ठीक है, इसलिए फिर उन्होंने फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन पे उन्होंने ध्यान देना शुरू किया था। क्राफ्ट के अंदर उन्होंने मतलब अलग अलग क्राफ्ट, पता है ना, आर्ट और क्राफ्ट क्या होते हैं आपको, पहनने की चीजें कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से वो बनाने की चीजें उन्होंने शुरू की थी। तो क्राफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का जो सोर्सेस था, कुछ जो चीजें आप बनाते हो ना, कुछ ना कुछ मेटल्स थे, तो आपको क्या लगता है, अलग अलग मेटल्स लगते हैं। तो फिर वो लोग मेटल्स का इंपोर्ट करते थे। अब कहाँ कहाँ से क्या क्या इंपोर्ट करते थे वो देख लो एक बार। कॉपर कहाँ से लाते थे, वो खेतरी माइन, खेतरी कहाँ पे है, केजीएफ वाला, कर्नाटका में है खेतरी, लिख लो। क्राफ्ट,
एक मिनट, क्राफ्ट हेडिंग डालो, वहां पे लिखो, क्राफ्ट हेडिंग डालो, उसमें उसके अंदर लिखो सरप्लस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, सरप्लस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर encouraged secondary economic activities, surplus agricultural production encouraged secondary economic activities in Harappan civilization. And later specialization in secondary economic activity contributed in the later specialization in the secondary economic activity contributed in the trade activities and urbanization. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ surplus agricultural produce and specialized craft production remains the base of Harappan economy. अब देख रहा है यहाँ पे जब हड़प्पन बोलते हैं ना, तो हड़प्पन मतलब खाली हड़प्पा नहीं है, वो पूरी सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, इसी को सबको वो हड़प्पा ही बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे पहले मिली थी। या तो वहाँ पे लिख सकते हो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे लिख लो फिर वहाँ पे सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो है क्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए जो सोर्सेस लगते थे, कौन से अलग अलग मेटल्स, तो कहाँ से क्या क्या इंपोर्ट करते थे वो लिख लो। कॉपर कहाँ से था? खेतड़ी से था। गोल्ड कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे। एक अलग ही पत्थर था चमचमाता हुआ, है ना, वो क्या था? लैफिस लजुली। ये कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से आता था, ठीक है ना। श्योर तो है, अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान से आता था ये, बहुत कीमती था, मतलब वो लोग बहुत उनको मानते थे उसको। फिर शेष नागेश्वर से आते थे, आंध्र प्रदेश। स्टीटाइट मालवा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश। लाइमस्टोन रोहरी हिल्स, रोहरी हिल्स कहाँ पे है? हरियाणा के साइड में, उस साइड में आता है रोहरी। और टीन भी कहाँ से आता है? हरियाणा से ही आता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, लिख दिया इसको। अगला पॉइंट लिखो, क्राफ्ट एक्टिविटीज वर मेनली लोकलाइज्ड। क्राफ्ट एक्टिविटीज वर मेनली लोकलाइज्ड। जो भी ये लोग क्राफ्ट करते थे ना, इनके हर एक रीजन की स्पेशलिटी बहुत अलग होती थी। मतलब अगर लोथल वाले बनाएंगे तो उनका अलग होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न, है ना। जैसे कुछ ना कुछ, जैसे चन्नू दाड़ो है ना, चन्नू दाड़ो का मतलब जो मनी होता है ना, छोटे छोटे बीड्स बोलते हैं उसको, जिससे आप वो हार करके पहनते हैं ना मनियों का, तो वो बताते हैं उसको बीड्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो उनका जो स्पेशलाइजेशन था वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा था। इनका जो सेंटर था वो बहुत ज्यादा मतलब इंडस्ट्रियल हब बन चुका था बीड्स के लिए। तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते थे, मतलब जो लोकलाइज उनका एरिया था वो अलग अलग चीजों के लिए फेमस था बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोकलाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट्स, ठीक है ना, वो लिखना है। फिर अगला अगला लिखो, वेरियस आर्ट क्राफ्ट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो, ठीक है। बीड्स फ्रॉम चैनुदारो, ठीक है, बीड्स फ्रॉम चैनुदारो, कॉमा सिल्वर गोल्ड ऑर्नामेंट फ्रॉम
Aladino, silver and gold ornaments from Aladino. Aladino. ठीक है ना. कॉटन क्लॉथ फ्रॉम मोहनजोदाड़ो. ठीक है. उसके सामने ब्रैकेट में लिखना मेसोपोटामियंस मेंशन्ड हड़प्पन्स एज मेसोपोटामियंस मेंशन्ड हड़प्पन्स एज मेलुहा. मेलुहा उनकी जो स्क्रिप्ट्स है ना मेसोपोटामियंस की, उन्होंने हड़प्पा को किस नाम से लिखा हुआ है? मेलुअन्स, मेलुआ. ठीक है. कॉटन को सिंडन करके लिखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि वो स को ह बोलते हैं, सिंडन. इसलिए सिंधु हो गई हिंदू, है ना. यही है. जो हिंदू हिंदू बोलते हो ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है. हिंदू क्या है ना, सिंधु रिवर के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उसको बोलते हैं सिंधु. तो सिंधु को ही वो लोग बोलते हैं, स को ह बोलते हैं, हिंदू बोल दिया उसको. अरेबियन वर्ड है हिंदू. ठीक है. उसके बाद कॉमा करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम लोथल. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम लोथल. जो मैंने देखा था ना, ये स्टेटाइट. स्टेटाइट ये एक धातु है. इसका उसको इसका वो किस में यूज करते थे? उनके सील्स थे ना, सील्स बनाने में इसका यूज करते थे. लिखो स्टेटाइट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सील्स. अब सील क्या होता है ना, ट्रेड के लिए, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लोग यूज करते थे सील्स का. ठीक है. अब इसको जब ध्यान रखोगे, इतना 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 ध्यान में रखना है बस, कि एग्रीकल्चर को इन्होंने इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया था, इतना ज्यादा उन्होंने सरप्लस प्रोडक्शन ले लिया था, कि उससे पूरी उनकी अर्बनाइजेशन उनका हुआ था. दो चीजों की वजह से. एक तो क्राफ्ट का, जो क्राफ्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर आप पहले पहले शुरुआत में कुछ ना कुछ चीजें बनाते बनाते हो ना, आपको बहुत टाइम लगता है. ठीक है. जब आपको बहुत सालों तक प्रैक्टिस करते हो तो आपको उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है. ठीक है ना, कैसे करना है. इसलिए जो बच्चे एक बार प्री मेंस निकाल लेते हैं ना, उनके लिए फिर प्री कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, उनको पता होता है कैसे निकालना है प्रीलिम्स. इसलिए, और जो उसको पता नहीं है कैसे निकालना है, वो बेचारा कर ही नहीं पाता. ठीक है. यही है स्पेशलाइजेशन. किसी चीज के अंदर बार बार अगर उसको करोगे आप, तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और जब आप उसमें उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करते हो तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो. इसीलिए फिर उनकी डिमांड बढ़ती थी मार्केट में, और ये लोग वहां से बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे. दो चीजें है बस, एग्रीकल्चर में सरप्लस और सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर उनका अर्बनाइजेशन बना था. ठीक है. अगला लिखो ट्रेड. लिखो increasing economic activities, increasing economic activities encouraged increasing economic activities encouraged Hadappans to export their encourage Hadappans to export their goods internally, goods in internal market as well as external markets. क्राफ्ट, अगला पॉइंट निकला क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन increased the demand of products. ठीक है. अगला पॉइंट लिखो वेरियस ट्रेड रूट्स वेर डेवलप्ड. वेरियस रूट्स वेर डेवलप्ड. वन वाज फ्रॉम शोरतुगाई. जो शोरतुगाई था ना अफगानिस्तान का, वहां से था. वन वाज फ्रॉम शोरतुगाई अफगानिस्तान. एंड अनदर वाज फ्रॉम सुदका गेंडोर मोहनजोदाड़ो.
सूत का गेंडोट मोहनजोदाड़ो। ठीक है। हड़प्पन ऑल्सो यूज पर्शियन गल्फ, हड़प्पन ऑल्सो यूज पर्शियन गल्फ फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अब एक पॉइंट लिखना, आइटम्स ऑफ ट्रेड, आइटम्स ऑफ ट्रेड। ठीक है ना, दो लिखना है यहाँ पे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट के कौन से थे, कॉपर। आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कौन से है, कॉटन, कॉपर, गोल्ड, बीन्स, बीन्स, क्राफ्ट्स, ब्लैक वूल, वूल है ना जो अपना वो पहनते हैं हम लोग, ब्लैक वूल, कॉटन एटसेट्रा, कॉटन इत्यादि। फिर है आइटम्स ऑफ इंपोर्ट, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, लैपिस लजुली एटसेट्रा। ठीक है, इस तरीके से वो लोग अपने ट्रेड को प्रमोट करते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, इनका ट्रेड जो है वो दिन ब दिन कम नहीं हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। ठीक है ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ सिटी जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उनके पास जो छोटी बड़ी टाउन्स है, टाउन तो डेवलप नहीं है, इसलिए इनका जो इंटर टाउन्स है वो भी उनका ट्रेड बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, जो छोटे मोटे टाउन्स है, जो छोटी मोटी सिटीज है, जो छोटी बड़ी साइट्स है उनमें, और जो बड़ी बड़ी साइट है उनके अंदर ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। उसके ऊपर उसके बाद में जो बड़े बड़े टाउन्स है, इन बिटवीन टाउन्स एंड विलेजेस, ये था पहली पहली बात। तो फिर बिटवीन टाउन्स और टाउन्स, अलग अलग टाउन्स के बीच में ट्रेड होता था। फिर दूसरी बात, रीजन है अलग अलग, जैसे हड़प्पा का फिर साउथ में कर्नाटक के साथ हुआ है, महाराष्ट्र के साथ हुआ है ना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ में, सबका रीजन के साथ में भी ट्रेड होता था। तीसरी बात और चौथी बात, फिर ये एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था, इसलिए इनका जो ट्रेड का जो एक्सपांशन है वो बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, इसलिए फिर उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। हम्म, समझ में आ रहा है ना, ट्रेड कहाँ पे हो रहा था उनका इस एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें, और कौन सी जो एक्सपोर्ट, कौन सी चीजें वो करते थे, वो हमने देख लिया अभी। सफिशियंट है उतनी चीजें, अगर आप देखो ध्यान से तो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी जगह से वो लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, ईरानियन से, हिसार से क्या क्या चीजें लाते थे, और कहाँ पे वो लोग उसको यूज करते थे, कौन से फॉर्म में। ठीक है, अब अलग अलग है, वेट्स और मेजर्स जो थे वो लोग उनके अलग अलग थे, कुछ कुछ प्रोपोर्शनल में थे। 4:6 अलग अलग रेशो था उनका वेट्स का, 4:6, 4:8, है ना, मतलब अलग अलग इवन कॉन्टेक्ट में पाए जाते हैं। और जो मेसोपोटामियंस के थे वो लोग और कॉन्टेक्ट में पाए जाते हैं, उनका वेट्स और मेजर्स गिनने की जो भी वेट करते हैं ना उसको, उसके कॉन्टेक्स्ट में। फिर जो है हमारे यहाँ पे हड़प्पा में टेराकोटा फिगरिंस भी बहुत ज्यादा मिली है, मतलब जो माटी से, मतलब जो मिट्टी से बनी हुई जो भी चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा मिली हुई है यहाँ पे, टेराकोटा फिगरिंस भी हड़प्पा के अंदर। पैटेंट पैटेंट जो पहले ना रिंग्स वगैरह हम लोग, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिली हुई है, उनका भी ट्रेड बहुत ज्यादा ये करते थे। दूसरी बात है, जो स्टोन्स है, स्टोन से बना हुआ कोई बड़ा आर्टिफैक्ट हमें यहाँ पे नहीं मिलता। पता है, स्टोन से देखा है कोई हड़प्पा के अंदर नहीं मिला हुआ है, स्टोन से में आर्टिफैक्ट बने हुए यहाँ पे नहीं मिले हैं। ओवरऑल यहाँ पे हड़प्पन ने जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो अपने क्राफ्ट्स के अंदर बहुत कर लिया था। ये ले लो, एक एड वाला लिख लो इसमें। ओवरऑल हड़प्पन क्राफ्ट्स अचीव्ड, overall Harappan crafts achieved high level of standardization, which indicates state control over it, which indicates state control over it. However, few arguments states that, however, few arguments states that there was present of there was presence of, however, few arguments states that there was presence of
गिल्ड्स which brought heredity and homogeneity to craft. Existence of guild which brought heredity and homogeneity to the craft. हेरिडिटी एंड होमोजेनिटी टू द क्राफ्ट। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेट का कुछ लोग बोलते हैं कि जो इनका डेवलपमेंट इतना हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे स्टेट का कंट्रोल हो सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने इतना मेहनत कर ली थी कि एक टाइम के बाद इनका सरप्लस होना शुरू हुई थी, मतलब स्पेशलाइजेशन होना तो कॉमन था। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो गिल्ड्स है, अब गिल्ड्स क्या है, अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। गिल्ड्स व्यापारी जिसको बोलते हैं ना हम लोग, उसी को उस टाइप का वर्ड है गिल्ड्स। अब ये लोग प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, तो इनकी वजह से भी बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, और फिर गिल्ड्स ने ही अलग अलग ट्रेड रूट्स खोजे गए और उन्हीं के द्वारा फिर हमें ट्रेड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपांशन कर सकते हैं हम लोग, कर सके हम लोग। ठीक है, ट्रेड का क्लियर है। ठीक है, ट्रेड के बारे में। अगला है फिर कल्चर में। समझ में आया आपको इसका? हमने देखा अभी तक पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखा, फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा, ठीक है ना। फिर अब देखेंगे कल्चरल एस्पेक्ट। कल्चर में पहला है रिलीजन। ठीक है, सबसे पहले तो फायर कल्चर ना, उसका भी एविडेंस हमें यहाँ पे मिलता है लोथल के अंदर, पर एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि वो लोग यज्ञ वगैरह करते ही थे, ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते। फायर कल्ट का एविडेंस हमें मिलता है यहाँ पे, पर एग्जैक्टली वो यज्ञ के लिए ही यूज किया जाता था, इसका हमें कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलता। ठीक है ना, मतलब जो बिलीव था भगवान के ऊपर, या फिर उनका था या नहीं था, या फिर वो कुछ और किसी चीज के लिए उसका यूज कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते। पर ऐसा बोलना, लिख देना आंसर में कि आपको हमें यहाँ पे एविडेंस मिलता है फायर कल्ट का, पर वो व्हाट एग्जैक्टली इट इज यूज फॉर, इट कैन नॉट बी स्टेटेड, है ना। अगला है फिर टेराकोटा फिगरिन, उसमें कुछ ना कुछ हमें मिली है जो मदर गॉडेस के है। पता होगा आपने, भगवान वो शिव की मूर्ति ऐसे मिली है बैठे हुए, उसको बोलते पशुपतिनाथ, है ना। पशुपतिनाथ के आजू बाजू कुछ ना कुछ एनिमल से वर्शिप करते हुए, तो इससे पता चलता है कि वो लोग किसी ना किसी मतलब मेल डीटी की भी वो वहाँ पे वर्शिप करते थे। वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन जो है वो स्वास्तिक के भी मिलते हैं। पता है स्वास्तिक, वो अपना हिंदू रीजन में होता है ना वो स्वास्तिक ऐसे वाला, उसके भी वहाँ पे इंडिकेशन मिलते हैं। मतलब इसका वो बोलते हैं कि वो लोग मतलब रिलीजन के ऊपर भी मतलब बिलीव करते थे, भगवान को भी वहाँ पे प्रे किया जाता था। और कुछ ना कुछ यहाँ पे जो टेराकोटा फिगर मिली हुई है यहाँ पे गॉडेस, मदर गॉडेस की, मतलब मदर गॉडेस जो अर्थ है, अर्थ की पूजा करते हुए, पेड़ों की पूजा करते हुए दिखाया गया है। मतलब इसका कुछ कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग नेचर को भी अपना भगवान देवता मानते थे। ठीक है ना, ठीक है, इसलिए लोग मदर गॉडेस की मतलब अपनी पूर्ण अर्थ की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है ना, मदर गॉडेस की यहाँ पे ये लोग पूजा करते थे। फिर कुछ कुछ है योगिक पोस्चर जो है, मतलब जो अपना पशुपति है वो योगा करते हुए दिखाया गया है ना। उसी के बोलते हैं कि योगा योगा पेपर भी या फिर दिया हुआ था उन्होंने। और जो अपना इसमें लिखना, बस इतना लिखना, पशुपतिनाथ के सामने लिखना कि उसके सामने कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं ना, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो। डियर भी है उसके अंदर, या फिर लिखा नहीं है पर डियर भी है उसके अंदर, लिख लेना। एनिमल्स अराउंड पशुपतिनाथ, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो एंड डियर। ठीक है, क्लियर है। अब कई कई जगह पे फलूस फलूस या फिर लिंग, जो अपना शिवलिंग वगैरह है ना, उसी तरीके जो लिंगा वगैरह बने हुए होते हैं, मतलब उसकी भी पूजा करते हुए एविडेंस में पाए गए हैं। मतलब यहाँ के कुछ कुछ लोगों का कहना है, कुछ कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि यहाँ पे वर्शिप वगैरह होती थी, मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब ह्यूमन बींग से ऊपर कुछ ना कुछ है। ठीक है ना, उसका भी ये लोग मानते थे, है ना। मतलब यहाँ पे वर्शिप इनकी होती थी, ऐसे बोला बोला जाता है। ठीक है, और एक ये लिखना, वर्शिप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को भी डिटिफाई यहाँ पे किया जाता था, उनको भी वर्शिप यहाँ पे की जाती थी, क्योंकि जो बुल था, बुल इनको एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में हेल्प करता था। इसीलिए जो नेचुरलिस्टिक अप्रोच है, एनवायरमेंटल अप्रोच, ये बोलते हैं कि ये लोग बुल की भी पूजा करते थे, बुल की और मदर गॉडेस की, जहाँ से इनको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिलता था उसकी। ठीक है, फिर है रिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। जो अपने वाटर बाथ है ना, वहां पे मतलब रिचुअल्स किए जाते थे वाटर के अंदर, ये भी कुछ कुछ बोलते हैं, तो ठीक लेना, रिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर थ्रू ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो।
ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक सील मिला है, उस सील के अंदर दिखाया होगा पीपल ट्री के अंदर एक बहुत सा ऐसा मतलब योगा करते हुए एक आदमी को दिखाया गया है ना, बियर्ड वाला पर्सन। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि उसको उन्होंने कुछ ना कुछ शिव का दर्जा दिया हुआ हो सकता है, और मोहनजोदड़ो के अंदर एक सील के अंदर मिला हुआ है हमें। ठीक है, और अलग अलग ब्लैक मैजिक के एविडेंस जो अथर्ववेद लिखा गया था ना, उस अथर्ववेद में लिखा गया है कुछ कुछ ब्लैक मैजिक के एविडेंस हमें हड़प्पा में भी किए जाते थे। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो करते ही थे। ठीक है, बाद में जो डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदड़ो के वहां पे मिली है ना, वो उसमें स्टैचू में, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ रिचुअल्स भी करते थे वहां पे, है ना, रिलीजन के लिए। मतलब कुछ ना कुछ गैदरिंग होती थी वहां पे, उनको सेलिब्रेट किया जाता था डीटीज को। ठीक है ना, उस तरीके से। वो भी कांतारा मूवी देखी होगी ना आपने, उसमें डिटिफाई किया गया है ना उसको, मतलब रिचुअल्स कैसे होते हैं, वैसे ही इनका कुछ ना कुछ रिचुअल्स होता होगा, उसको वो लोग इकट्ठा आके करते होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है जो बरियल्स है ना हड़प्पा पे पाई हुई, बरियल्स में हम देखते हैं कि वहां पे लाइफ आफ्टर डेथ के भी एविडेंस मिलते हैं। मतलब उन्होंने जिस तरीके से जो उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह थे, उनकी जो रोज दर्रा की जो चीजें थी, जो अपनी डेली के लिए हम लोग यूज करते थे, कपड़े वगैरह होते थे, उन सबको उनकी जो बरियल्स है उस बरियल्स के अंदर उन्होंने स्टोर करके रखा गया है। इसका मतलब वो लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी इनका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे इनकी लाइफ है, तो ये सारी चीजें वो लोग उनके साथ में लेके जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए बरियल्स के साथ में भी उनकी जो इसेंशियल्स है उनको यहाँ पे क्लोज मतलब रखने की प्रथा यहाँ पे हमें देखी जाती है। बहुत से जगह पे हमने बहुत से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे अलग अलग साइट्स के, जहाँ पे इन बरियल्स के अंदर ये सारी चीजें हमें देखी गई है, पाई गई है। ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, राखी गढ़ी, सुरकोतड़ा, लोथल, हड़प्पा, इन सब भी यहाँ पे मिला है। ठीक है ना, अलग अलग आर्ट्स फैक्ट्स हमें वहाँ पे मिलते हैं सबके यहाँ पे। और बरियल्स के अलग अलग टाइप्स थे यहाँ पे, है ना, कुछ कुछ फिक्सनल मतलब बॉडी के हर एक पार्ट्स को अलग अलग करके फिर बरी किया गया होगा। ठीक है ना, कहीं कहीं पे उनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे उनको बरी करके रखा गया है ना। कुछ कुछ जो बरियर्स थे वहाँ पे बहुत ज्यादा रिचुअल्स हुए थे, इसका मतलब वो रूलिंग क्लासेस की होती होगी। ठीक है ना, इसका मतलब तो वॉरियर्स के भी अलग अलग टाइप है यहाँ पे हड़प्पन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पे, ये होगा रिलीजन के बारे में उनकी कैसी सोच थी। फिर है, क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा एक एस्पेक्ट रहता है बस सोसाइटी का, तो सोसाइटी का लिख लो हेडिंग। एक मिनट रुको, ये कल्चर का चल रहा है ना हमारा, कल्चर का लिखो, वहां पे लिखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हम्म। देखो देखो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट बहुत बाद में आया है ना, तो यहाँ पे वहाँ पे कोई कंसेप्ट था ही नहीं सेकुलरिज्म का, मतलब या फिर पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को मानना नहीं था वहाँ पे, वो बस नेचर की पूजा करते थे वहाँ पे। तो हम उसको ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते सेकुलरिज्म को, क्योंकि कंसेप्ट बाद में आया ना, ये तो बहुत ज्यादा। हाँ, रिलीजन था ही नहीं वहाँ पे, मतलब रिलीजन नहीं था तो बस ये वर्शिप करते थे नेचर की, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब वर्शिप अगर किसी की करनी हो तो ये लोग नेचर की करते थे। नेचर को भी उन्होंने अलग अलग स्पेसिफाई किया है, मर्डर गॉडेस है, मतलब ये भगवान है हमारे, इस तरीके से स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हमारा कोई धर्म है, रिलीजन है, ऐसे उनकी नहीं थी, बस ये वर्शिप करते थे बस बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ हेलो, वर्शिप करते थे। अब उसमें अगला हेडिंग डाल दो बस छोटा सा, कल्चर के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, उसमें लिखो एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू कंटेम्प्ररी, एज कंपेयर टू कंटेम्प्ररी एंड अर्लियर civilizations, एज कंपेयर टू कंटेम्प्ररी एंड अर्ली। कंटेम्प्ररी कौन कौन सी हो गई, जो मेसोपोटामिया, चाइना के सबसे मतलब समकालीन वालों से और उनके पहले वालों से। एज कंपेयर टू कंटेम्प्ररी एंड अर्लियर सिविलाइजेशन, हड़प्पन progressed a lot in art. Harappan progressed a lot in arts. They developed, Harappan progressed a lot in art. They developed steel, comma देते जाओ, steel, bronze figurines, bronze figurines, ornaments, terracotta figurines, and pottery, and pottery, which indicates, which indicates they have achieved, which indicates they have achieved specific form of, they have achieved specific form of artistic developments in them.
ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, हड़प्पन कैरेक्टरिस्टिक्स shows Harappan characteristics shows few architectural developments also, few architectural developments also. ठीक है, like construction of common hall at Mohenjo-daro, like construction of common gathering hall at Mohenjo-daro, comma great bath, है ना, बोल था वहां पे great bath, ठीक है, they used burnt bricks, they have used burnt bricks. हाँ, ये एक डिफरेंस रह गया बताना कि जो हमारे हड़प्पन थे वो बर्न मतलब जली हुई ईंटें यूज करते हैं और वो लोग कच्ची ईंटें यूज करते हैं हड़प्पन मतलब मेसोपोटामिया, ये भी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना, दे हैव यूज्ड बर्न ब्रिक्स, ठीक है, इतना हो गया। देयर इज अगला पॉइंट लिखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउसेस ऑफ कॉमनर्स एंड रूलिंग क्लासेस, हाँ जलाने के लिए, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, आर्गुमेंट्स हम लोग दे सकते हैं आंसर के अंदर हमारी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है ना, लिख लिया इतना, ठीक है, अब कंक्लूडिंग लिखो उसको, ठीक है, फ्रॉम द अबाउट कंसिडरेशंस वी कैन स्टेट दैट it can be stated that rather than focusing on pyramids, ब्रैकेट में लिखना इजिप्ट, rather than focusing on pyramids, Egypt and ornamentals Mesopotamia, कॉमन ब्रैकेट में लिखना मेसोपोटामिया, ornamentals in Mesopotamia, Harappan more focused on people's life, they centered along with common public architecture, they with common public architecture, ठीक है ना, मतलब उन्होंने जैसे वो लोग पिरामिड करते बहुत बनाया, उन्होंने रूलिंग क्लासेस को बहुत हाईलाइटेड किया, वहां पे हमने नहीं, यहाँ पे जो कॉमनर की चीजें थी उनको उन्होंने ध्यान दिया था, मतलब ग्रेट बात बनाया सबके लिए हॉल बनाया अपना गैदरिंग हॉल, सबके मतलब जो कॉमन पब्लिक से कनेक्टेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको बनाने के लिए उन्होंने हेल्प की थी, उनके लोगों के ऊपर ध्यान उन्होंने दिया था, क्लियर है सबको, ठीक है, अब रहता है सोसाइटी का एस्पेक्ट, तो सोसाइटी का डाल दो रेडी, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, सोशल स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट लिखो चीफडम CHIFDOM चीफडम सोसाइटी, चीफडम सोसाइटी, अगला लिखो इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो होमोजेनिटी इन रूरल एरियाज एंड हेट्रोजेनिटी इन अर्बन एरियाज, ठीक है, अगला लिखो डिफरेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स
different occupational structure but not based on subsistence economy. Different occupational structures but not based on subsistence economy. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑफ क्या लिखा, टाइप्स ऑफ, ठीक है, shows different division of classes. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, लाइफस्टाइल इन वेरियस रीजन्स, lifestyles in various regions was different. Lifestyle in various regions was different. ठीक है, क्लियर है। तो इनकी जो सोसाइटी थी वो चीफडम सोसाइटी थी, मतलब बेसिकली डिवाइडेड थी रूलिंग क्लास में और जो रूल्ड क्लास है उनके अंदर। जो बेसिकली फैसिलिटीज है वो सबसे पहले रूलिंग क्लास को दी जाती थी, बाद में ऐसे बोला जाता है, मतलब कंफर्म नहीं है पर ऐसे बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो रूलिंग क्लासेस को मिलता था, उसके बाद में जितने भी सबको है उनको उनका एविडेंसेस मतलब रेफरेंसेस उनको मिला जाता था। मतलब उसके बाद है सबसे पहला पॉइंट बताया मैंने, चीफडम सोसाइटी, मतलब एक ट्राइब्स होती थी, वो ट्राइब का कुछ ना कुछ चीफ होता था, वो चीफ डायरेक्ट करता था कि कैसे हमें एक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर पूरी सोसाइटी पूरी ट्राइब उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करती थी। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने उसके अंदर, इक्वलिटेरियन, इक्वलिटी सबको इक्वल रखा गया है ना, मतलब सोसाइटी का जो दो ही डिवीजन है वो बेसिकली दो ही लोगों में, रूलिंग और बाकी, उसके बाद सोसाइटी का कोई भी डिवीजन नहीं है, बाकी सब एक दूसरे के साथ सेम है। ठीक है ना, अगला पॉइंट है होमोजेनिटी इन द रूरल एरिया और हेट्रोजेनिटी इन द अर्बन एरिया। होमोजेनिटी मतलब जो भी रहने सहन है ना एक दूसरे के अंदर जो भी है वो सबका सेम है इन द रूरल एरिया, वही जो भी ट्रेड वगैरह होती है, चीजें आना जाना होती है, तो वही अर्बन एरिया के अंदर में बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी मतलब डिफरेंसेस पाए जाते हैं कल्चर के अंदर, और फिर रहन सहन के अंदर वो काफी डिफरेंसेस जो है वो बड़ी बड़ी जो साइट्स थी, बड़ी बड़ी साइट्स के अंदर में ये हेट्रोजेनिटी में पाई जाती है। ठीक है ना, मतलब अलग अलग कल्चर्स का जो मेल है ना वो हमें अर्बन एरिया में ज्यादा दिखता है, वही अगर हम रूरल में जाते हैं तो सभी चीजें एक जैसी ही दिखेंगी हमें। ठीक है, समझ में आया इसका। अगला है क्या है, जो भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब काम करने के जो तरीके होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, पर सबका तरीका कैसा था, प्रॉफिट मेकिंग का था, सरप्लस का था। सब्सिस्टेंस मतलब जितना कमा रहे उतना ही पेट के लिए खा रहे, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस, मतलब सर्वाइव करना। ठीक है, यहाँ पे था सब्सिस्टेंस नहीं था, सरप्लस का था, मतलब सब्सिस्टेंस मतलब सर्वाइव नहीं करना है हमें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाना है वो देखना है। सबके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है, सबका काम करने के तरीके सबके अलग अलग होते थे, बस ध्यान कौन सी चीजों पर रखते थे, जिससे अटक गया है।